तो आज हम लोग माई एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। माई एसक्यूएल एसक्यूएल फैमिली का एक पार्ट है। लाइक एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल में कई तरीके के एग्जांपल्स आते हैं। जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसका मेन काम डेटा का मैनेज करना है। ठीक है। और आप कितने सारे नाम देख सकते हैं यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर का एग्जाम्पल आ रहा है, एसक्यूएल सर्वर का एग्जाम्पल आ रहा है, पोस्टग्रे एसक्यूएल का एग्जाम्पल आ रहा है जो गूगल हमें दे रहा है। बट एसक्यूएल में जो मेन सबसे फेमस डेटाबेसेस हैं वो है माई एसक्यूएल, जिसका ओनर इस समय ओरेकल है। देन उनका ओरेकल का खुद ही एक डेटाबेस आता है ओरेकल नाम से। फिर एक एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। फिर एक है पोस्टग्रे एसक्यूएल, इनको पोस्टग्रे एसक्यूएल के अलग टीम है, उन्होंने बनाया। फिर कई एग्जांपल आपने सुने होंगे नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल में जैसे कुछ फेमस एग्जांपल हैं जैसे मोंगोडीबी। तो थ्रू आउट कोर्स में बेसिक बेसिक डेटा सेट्स आप लोगों को दिखाऊंगा। हम लोग पावर बीआई के लिए इसे सीख रहे हैं। बेसिकली पावर बीआई, टैबलो, लुकर स्टूडियो, आप कोई भी इस टाइप का डेटा एनालिसिस या बीआई टूल यूज करते हैं तो जब आप गेट डेटा पे जाते हैं और वहाँ से आप देखते हैं एसक्यूएल सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ये डेटा नाम आ जाएंगे। एसक्यूएल सर्वर, अज्यूर एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो सीख रहे हैं वो माई एसक्यूएल है। माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और इसका काम है स्टोर करना, मैनेज करना और रिट्रीव करना डेटा को एफिशिएंटली। हम लोगों ने एक बहुत बेसिक सी बात अपने फर्स्ट डे से सीखी है कि वर्ल्ड जो है उसमें हजारों तरह के इवेंट्स या मतलब अनगिनत इवेंट्स रोज हो रहे हैं। हमारे मतलब के जो इवेंट्स हैं वो भी कुछ हजारों लाखों में है पर डे, और उनसे हमें मिल रहा है रॉ डेटा। ये रॉ डेटा हमारे काम का नहीं है एनालिसिस का, पर्टिकुलरली डेटा विजुअलाइजेशन में तो नहीं काम आएगा। इसको हमें स्ट्रक्चर डेटा में बदलना पड़ता है। और ये जो स्ट्रक्चर डेटा है ये अलग अलग तरीके की फाइल्स हो सकती हैं, जैसे एक्सेल हो सकती है, सीएसवी हो सकती है, जेसन हो सकती है, एक्सएमएल हो सकती है, जैसा हम सीखेंगे। और एसक्यूएल भी हो सकते हैं। अब एसक्यूएल जैसे एक्सेल तो एक चलिए कंपनी का टूल है, सीएसवी एक जनरल नाम है, जेसन एक जनरल नाम है। सो ये जो है, सो यहाँ पे जेसन है, एक्सएमएल है, ये सारे जो हैं ये स्ट्रक्चर डेटा फॉर्मेट है, उसी में एसक्यूएल है। अब जैसा हमने अभी देखा एसक्यूएल में कई सारे नाम हैं, तो उसी में एक नाम है माई एसक्यूएल। और इसको हम क्या बोलते हैं? RDBMS, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मान लीजिए हमें एक स्कूल का या एक हॉस्पिटल का डेटा मैनेज करने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि स्कूल एक कॉमन सी चीज़ है तो हम आप लोगों के साथ हम लोग एक डिस्कशन करते हैं। तो स्कूल का डेटाबेस या कोई भी डेटाबेस जो होगा वो डेटाबेस किन चीज़ों से मिलकर बना होगा? डेटा टेबल्स से। ठीक है। और ये डेटा टेबल्स जो हमारी होंगी
तो स्कूल डेटाबेस में क्या डेटा टेबल्स होंगी? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? आईडी, स्टूडेंट का डेट ऑफ स्टार्ट क्लासेस होंगे, आईडी होगा पर्टिकुलर, तो तुम कह रहे हो जैसे एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रिंग डेटा टेबल होगा ना, और उस राइट स्टूडेंट नाम के डेटा टेबल में वो सारे फील्ड्स होंगे, वो सारे डेटा होंगे जो आप बोल रहे हो, राइट? जैसे उसकी आईडी होगी, उसका नेम होगा, उसका ईमेल होगा, राइट? उसका एज होगा या डेट ऑफ बर्थ होगा। जब स्कूल का सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें उनका और भी चीज़ें लिखी जाती है, ब्लड ग्रुप लिखा जाता है, ठीक है, आधार आईडी, ये सब जो भी है, मतलब जो भी गवर्नमेंट आईडी जो भी मांगी गई, तो इस टाइप से होता है। फिर पेरेंट्स नेम, ऐसा कुछ होता है, राइट? और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट इसको बेसिक पे रखते हैं। यानी कि एक ऐसा टेबल बनेगा, उस टेबल में ये सारे कॉलम्स होंगे। ये क्या होंगे? कॉलम्स या फील्ड्स होंगे, राइट? और ये क्या होगा? ये डेटा टेबल। तो हम लोग इसी तरीके का एक डेटाबेस देखते हैं। अभी ये सब कैसे करना है इंस्टॉल, ये सब पे हम लोग बात करेंगे, मगर यहाँ से हम लोग एक यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे ये ओपन कर रहा हूँ और इसको मैंने लिखा PHP my admin। तो इस नाम से मैं एक URL ओपन कर रहा हूँ, और इस URL के ओपन करने पे हमें एक डेटाबेस दिखाई दे जाएगा। हमें एक यहाँ पे ये इंटरफेस दिखाई देगा, इसका नाम है PHP my admin। ये एक तरीके का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टूल है। यानी इस टूल की मदद से हम लोग डेटाबेस को बना सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, और इसमें डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सब कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का डेटा है बेसिक, ये कोई बहुत ही एडवांस डेटा नहीं है। एक ये भी है, यहाँ पे भी बेसिक डेटा है। जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के डेटाबेस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, और उस स्टूडेंट नाम के टेबल में आप देख सकते हैं आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, स्टेट और क्लास आईडी इस तरीके से करके दिया है। तो ये सारे क्या हैं? उस पर्टिकुलर डेटा के फील्ड्स हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर में जाते हैं तो हमें दिखेगा कि हर फील्ड का एक अपना डेटा टाइप है। आईडी इंटीजर वैल्यू है, नेम वेर कैर है, यानी वेरिएबल कैरेक्टर है। अभी आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, हम लोग सब एक एक करके सीखेंगे। आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि डेटाबेस दिखता कैसा है। अब जैसा आपने कहा कि हर स्टूडेंट किसी न किसी क्लास में है, तो यहाँ पे वो क्लास आईडी लिखी हुई है, और यहाँ उस क्लास का नाम लिखा है, ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 है। फिर हर स्टूडेंट के जो ये क्लास है, उस क्लास की एक फीस यहाँ पे बताई है इन्होंने कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए फीस अमाउंट कितना है, और फिर कई स्टूडेंट ने फीस सबमिट की है, तो ये उसका डेटा है। ये एक तरीके का डेटाबेस है। तो हम किसको डेटाबेस कहेंगे? ये जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक डेटाबेस है, और इस डेटाबेस में हम कहेंगे कि 4 डेटा टेबल्स हैं। अगर हम एक डेटा टेबल की बात करते हैं तो उसमें हमें खूब सारे कॉलम नज़र आ सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक ट्रेडिंग कंपनी का डेटा देख सकते हैं, और ये हमारा ट्रेडिंग कंपनी का डेटा है। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि करीब 11 टेबल्स हैं, जिसमें कैटेगरी, कस्टमर, एम्प्लॉय, ऑर्डर, ये सब है। ट्रेडिंग कंपनी, जैसे मान लीजिए आपके घर के पास कोई सुपर स्टोर है, या ऑनलाइन भी आप जान सकते हैं कि ऑनलाइन जहाँ से हम लोग ऑर्डर्स करते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स हम लोग ने यूज़ किए हैं। तो जब हम ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स कई कैटेगरी में हमें दिखते हैं। जैसे
बेवरेजेस हो सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सी फूड हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या भी फ्रूट को बढ़ा दे। फिर वहाँ से कस्टमर भी होते, जब हम वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, अकाउंट रजिस्टर करते हैं, तो हमारा जो कस्टमर डेटा होता है वो उनके पास इस टाइप की एक टेबल में स्टोर हो जाता है। फिर हम लोग उनके पास अपने उनके खुद के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, तो उनका एम्प्लॉय का डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर होता है कि हर एम्प्लॉय की एक आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, टाइटल है। फिर जब हम लोग ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑर्डर करते वक्त कस्टमर का नाम और कस्टमर का सिटी और ये सब नहीं लिखा जा रहा है। कौन एम्प्लॉय उसको रिट्रीव कर रहा है, उसका भी यहाँ पे नाम, पता, गांव ये सब नहीं लिखा जा रहा है, उसकी आईडी लिखी जा रही है। अभी अभी हम समझेंगे। ये ऑर्डर डिटेल है, फिर ये प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट कौन सा है, जैसे चाय नाम का एक प्रोडक्ट है, इसका कितना यूनिट प्राइस है, ये कितनी यूनिट्स इन स्टॉक है, ये जानकारी लिखी है। यहाँ पे सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी लिखा है। अब सप्लायर का नाम कहाँ गया, कैटेगरी का नाम कहाँ गया? तो सप्लायर आईडी अगर चाय की 1 है, तो हम क्या करेंगे, जो सप्लायर टेबल है उसे ओपन करेंगे और देखेंगे कि सप्लायर आईडी 1 ये शार्लोट कूपर नाम के एक पर्सन की है, जो लंदन शहर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे उनकी पूरी डिटेल दे रखी है सप्लायर आईडी 1 की, और यहाँ सिर्फ इतना बता दिया गया है कि चाय ये कंपनी किस सप्लायर से लेती है। तो इस तरह को कहते हैं कि ये एक रिलेटेड टेबल है। ठीक है, ये एक रिलेटेड टेबल है, यानी इस टेबल से इस टेबल का एक अपना लिंक है, लिंक्ड टेबल है। और जब हम इन दोनों टेबल को देखेंगे तभी हम लोग का फाइनल आउटपुट आएगा। तो इसलिए आप लोगों को जब इस टाइप के डेटाबेसेस मिलेंगे, तो आप लोगों को एक डायग्राम मिलेगा। एक क्वेरी में बताता हूँ, कलर स्टैक नॉर्थ विंड यार डायग्राम, मैं लिंक भी भेज दूंगा आप लोगों को। तो ये जो डेटाबेस हम लोग अभी देख रहे हैं, इस डेटाबेस का नाम है नॉर्थ विंड। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी पहले बनाया था, और माइक्रोसॉफ्ट ने रिलेशनल डेटाबेस के स्ट्रक्चर वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए इसको बनाया था। और बिगिनर्स के लिए जो एसक्यूएल सीख रहे हैं, खास करके जो डेटा एनालिसिस सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप लोगों को इस डेटाबेस के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर, डेटा बनाना सीखना आएगा, कैसे रिलेटेड टेबल्स आपस में ज्वाइन करने हैं वो आएगा। अगर हम कहें कि ये 11 के 11 टेबल आपस में ज्वाइन करके डेटा एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद जो है एक डैशबोर्ड बनाइए, तो ये हम लोगों ने उसी पर्टिकुलर डेटाबेस पे देखिए एक डैशबोर्ड बनाया, जिसमें कैटेगरी, कस्टमर, एम्प्लॉय, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर, प्रोडक्ट, शिपर, सप्लायर, ये सारे टेबल आ गए। और अब हम इस डैशबोर्ड के थ्रू हर एक प्रोडक्ट की सेल्स का डेटा देख सकते हैं। हम 2 प्रोडक्ट की सेल्स के डेटा को कंबाइन करके देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा सामान खरीदने वाले कस्टमर्स कौन है, कंट्री वाइज सेल्स किस किस जगह से ज़्यादा हो रही है, कंपनी नेम, किस कंपनी के सप्लायर जो हैं, ये सप्लायर्स हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा आइटम सप्लाई कर रहे हैं, टोटल एवरेज सेल कितनी हुई, टोटल सेल कितनी हुई। तो ये सारा आप देख रहे हो कि एक लाइव डेटा को कनेक्ट करके हुआ है, और वो डेटा सेट जो है वो वही है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे।
वैसा हमने कहा ये ईआर डायग्राम होता है। तो जब कोई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम एक रिलेशनल डेटाबेस की बात करते जिसमें टेबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं, तो कंपनी का डायग्राम इस तरह से मिलता है जिसे ईआर डायग्राम कहते हैं, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। बेसिकली इनको डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज बोला जा रहा है, ये जो डिफरेंट टेबल्स हैं और वो आपस में कैसे जुड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि प्रोडक्ट नाम के टेबल में सप्लायर आईडी और कैटेगरी आईडी दी है और ये एक्चुअली में जुड़ी है सप्लायर टेबल की सप्लायर आईडी के साथ और कैटेगरी टेबल की कैटेगरी आईडी के साथ। तो ऐसे डायरेक्ट ये देख के शायद आपको लगे यार ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, पर आप जब ऐसा एक डायग्राम देख के फिर वो टेबल खोलेंगे तो आपने कहा अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसमें सप्लायर आईडी है, ये कहाँ से आ रही। तब आप ऐसे देखेंगे सप्लायर आईडी आ रही है इस टेबल से, सप्लायर टेबल से। तो अब आप जाएंगे और सप्लायर टेबल खोल लेंगे और चेक कर लेंगे कि उसमें अच्छा आईडी 1 इसकी है। फिर इसी बेसिस पे क्वेरी लिखते हैं हम लोग। और जैसे अगर मुझे सप्लायर वाइज सेल्स देखनी है तो फिर हम ऐसा सीधा एक डेटा बना देते हैं, यह है सप्लायर वाइज सेल्स कि किस सप्लायर के थ्रू प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं उसमें कितनी सेल है। तो हम लोग इसके पीछे की सीक्वल क्वेरीज भी देखेंगे कि वो सीक्वल क्वेरीज क्या हैं। तो ये सीक्वल क्वेरीज है, यहाँ पे हम लोग वो सीक्वल क्वेरीज लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं सेलेक्ट। अभी प्लीज इसको आप ये नहीं सोचना कि ये कुछ सिखाया जा रहा है। हम लिख सकते हैं कि सेलेक्ट प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट का नाम, सप्लायर्स टेबल से सप्लायर का नाम, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल ज्वाइन कर देते हैं सप्लायर टेबल, ऑन कर देते हैं कि बताते हैं कि कहाँ ज्वाइन करना है। ये अभी मैं कोई बता नहीं रहा, ये हम लोग जब 4-5 दिन MySQL पढ़ लेंगे तब ज्वाइन पे आएंगे, बट मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि डेटा में हमें ये दिया होगा पर हम एक्चुअली में क्वेरी लिख के आंसर्स निकाल सकते हैं। सो ज्वाइन सप्लायर्स ऑन, और हम कह देंगे कि जो प्रोडक्ट टेबल में सप्लायर आईडी नाम का कॉलम है वो सप्लायर्स टेबल में भी सप्लायर आईडी नाम के कॉलम के बराबर है। तो ये अब हमें क्या दिखा देगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सप्लाई करता है। अगर हम यहीं पे प्रोडक्ट के प्राइस भी देख लेते हैं तो ऐसे आप दोनों टेबल में से मिक्स कॉलम उठा सकते हैं और ये आपकी एक रिपोर्ट होती है, ये आपका एक व्यू होता है। अब इसको हम यहाँ से जाएंगे और डिस्प्ले चार्ट कर देंगे और हम कहेंगे कि हमें एक कॉलम चार्ट देखना है या बार चार्ट देखना है। और यहाँ से भी हम सीधे मतलब बिना कोई एडिशनल टूल यूज़ किए हुए यहाँ से देख सकते हैं सबसे महंगा ये है 97 का और ये प्रोडक्ट नेम का दिया हुआ है डेटा। अगर हम लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम देखना है तो ये कॉन्टैक्ट नेम वाइज आ गया। एनीवेज, तो ये सारी हम लोग चीज़ें सीखने वाले हैं। ये डायग्राम कैसे बनाना है, ये डेटाबेस कैसे बनाना है, ये क्वेरीज कैसे लिखनी है, बेसिक क्वेरीज। अगर हमें कस्टमर का डेटा दिया है, अलग अलग शहर के कस्टमर के नाम दिए हैं, कोई बर्लिन का है, कोई मेक्सिको का है, मेक्सिको डीएफ का, कोई मैनहाइम का है, कोई मैड्रिड का है। किसी ने कहा कि हमें सिर्फ उन्हीं कस्टमर का नाम दिखाइए जो लंदन शहर के हैं। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इक्वल टू लंदन। ऐसा करके हम एक क्वेरी लिखेंगे। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जैसा ही एसक्यूएल क्वेरी है, इसी को एसक्यूएल कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक तरीके की ऐसी क्वेरी लैंग्वेज, अगर आप इसको पढ़ेंगे सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है ऑल, सभी चीजें। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन। तो
कस्टमर का सारा डेटा दिखाइए जहाँ पे शहर लंदन हो। जैसे आप गो करेंगे तो अब सिर्फ 6 नाम आएंगे आपके सामने जो लंदन शहर के हैं। अगर हम कह देते हैं वेयर सिटी इज इक्वल टू मैड्रिड, तो सिर्फ वही लोग आ जाएंगे जो मैड्रिड शहर के हैं। तो ये एक इस तरीके इसे एसक्यूएल कहते हैं। आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस मिलेगा, उस डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स मिलेंगे, उस टेबल में डेटा इंसर्टेड होगा। ये डेटा कहाँ से इंसर्टेड होगा? जैसे जब आप किसी पर्टिकुलर ईआरपी के थ्रू, जैसे हमने यहाँ पे एक मान लीजिए स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाए, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हमने बनाया। आप लोग को अगर इसे स्टडी करना है तो मैं आप लोग को इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दूंगा। यहाँ से आप साइन अप करते हो, तो जब कोई स्कूल का अकाउंट बना रहा है तो यहाँ से उनका स्कूल नेम सब डिटेल हमारे पास रजिस्टर हो जाती है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट को आप ऐड कर सकते हैं, अटेंडेंस लेंगे, ट्रांसपोर्ट लेंगे, होटल सॉरी हॉस्टल एंड बोर्डिंग होगी, क्लास इन सेक्शन ऐड होगा, फीस सेटअप होगी। तो ये एक ईआरपी होती है, और ऐसी ईआरपी बहुत सारे स्कूल्स यूज करते हैं। और जब वो अपने डेली के ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, जब कभी भी एक नया स्टूडेंट एडमिशन लेता है, जब कभी एक नया स्टूडेंट फीस भरता है, या कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे जो है टेढ़ी पुलिया से मुंशी पुलिया वाले रूट पे जाना है, या वॉट एवर जो भी वो करता है, या किसी टीचर का नाम आता है, कोई टीचर छोड़ के जाता है, कोई नया टीचर ऐड होता है, कोई नया स्टाफ ऐड होता है, तो जब भी ये सारे ऑपरेशंस होते हैं तो इनकी वजह से जो डेटा है वो जाके कहाँ से होता है? ऐसे किसी डेटाबेस में। और जब वो डेटाबेस में डेटा आता है तो फिर एक डेटा एनालिसिस टीम होती है जो वो डेटा को एनालाइज करती है। अब अगर वो डेटा नॉर्मल एक्सेल फाइल्स में तो आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, पर डेटा अगर एसक्यूएल फाइल्स में आ रहा है या एसक्यूएल सर्वर में आ रहा है, तब आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी एसक्यूएल इंटरफेस की, एसक्यूएल की बेसिक क्वेरीज सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप उसे एनालाइज कर पाएंगे। और ऐसा ही एक ऐसी चीज सीखने के लिए हम लोग सीख रहे हैं माई एसक्यूएल, क्योंकि माई एसक्यूएल बहुत इजी टू लर्न है और दुनिया के सबसे फेमस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेसेस में से एक है। इनके की फीचर्स है, ये ओपन सोर्स है, तो सबसे अच्छी बात क्या है, फ्री टू यूज है। कोई इसके लिए आपको कमर्शियल लाइसेंस एक्सेट्रा नहीं लेने की जरूरत है। एंटरप्राइज वर्जन आता है, मगर हम लोग के लिए जो कम्युनिटी एडिशन है उसी में काम चल जाएगा। हाई परफॉर्मेंस है, मतलब इवन जो ये आप देख रहे हैं ये भी, इसमें हम लोग के मतलब हजारों रिपोर्ट्स जनरेट होंगी, तो सब उसी में सेव होते हैं, और बहुत सारी मतलब करोड़ों वेबसाइट्स इसको इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी स्केलेबिलिटी भी है कि आप इसमें लार्ज डेटा सेट्स सब कुछ हैंडल कर सकते हो। मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट है। अब जैसे मैं अभी विंडोज सिस्टम पे हूँ, किसी के पास लिनक्स हो सकता है, किसी के पास मैक ओएस हो सकता है, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा आसानी से। सिक्योरिटी भी अच्छी है इसकी, क्योंकि कभी भी हम अगर सर्वर बेस्ड डेटाबेस की बात करते तो सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसका कम्युनिटी सपोर्ट है बढ़िया, डेटा इंटीग्रिटी है, सब कुछ। तो लाइक ये वेब डेवलपमेंट की बैकबोन है। अगर जैसे वेब बेस्ड ईआरपीज होते हैं, जैसे हमने आपको एक दिखाया, यहाँ से ये सारे एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये सारे एप्लीकेशंस मैंने डेवलप किए और आप इन्हें यूज करके देख सकते हैं। ये एक ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे होता है ना कि उनके पास स्टाफ होता है, जिसमें ड्राइवर, हेल्पर, क्लीनर होता है, ट्रक ड्राइवर,
हेल्पर, क्लीनर, तो ऐसे आप यहाँ से पूरा स्टाफ ऐड कर सकते हैं। कोई जर्नी क्रिएट हो रही है तो किस शहर से जा रहा है, मान लीजिए हमने कहा कि कानपुर से जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, मान लीजिए मैंने कहा भोपाल है। तो ऐसे करके आप देख रहे हैं ये डेटा सब फैच होके आ रहा है। व्हीकल नंबर क्या है, यूपी 32 ब्ला ब्ला, कौन ड्राइवर जा रहा है, हेल्पर कौन जा रहा है, किस दिन ये जर्नी चालू होएगी, किस दिन ये जर्नी एंड होएगी, कस्टमर किसको दे रहे हैं हम, गेट डिस्टेंस करेंगे तो वो एपीआई से अपने आप डिस्टेंस उठा लेगा 572 किलोमीटर्स, और बस इस जर्नी को क्रिएट कर दीजिए। तो ये अब जो डेटा हुआ, ये डेटा गया कहाँ, तो ये गई जर्नी जो भी किसी ने बना के टेस्ट करी है। तो ये सारा डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो ये वेब एप्लीकेशन है, और इनका जो डेटा आता है वो इस टाइप के एप्लीकेशन में आता है। तो ये एक माई एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन है। अगला टॉपिक है कि इसको आप लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये सीआरएम है, ये ट्राई कीजिएगा। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें पेशेंट मैनेजमेंट, डॉक्टर मैनेजमेंट है। इसका डेटाबेस मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा होता है। स्कूल का एक्चुअल डेटाबेस, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का एक्चुअल डेटाबेस। तो दीज विल बी लाइक लाइव प्रोजेक्ट्स फॉर यू, जहाँ से आप लोग सीखेंगे कि एक लाइव डेटाबेस कैसे करना है। ऑब्वियसली वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो सेंसिटिव डेटा है, पर ये एक ओपन सोर्स डेटा है नॉर्थ पिन। ये एक ट्रेडिंग कंपनी का डेटा है जो हम लोग को पूरा मिलता है एसक्यूएल फाइल, और आप लोग सब लोग इसको कनेक्ट करके चला के पढ़ सकते हैं। और इसमें हम लोगों के पास ये 50 क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस इसी डेटाबेस के हैं जो आप एसक्यूएल से सॉल्व करेंगे। ऐसे ये 50 क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, और जब आपको ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा तो काफ़ी हद तक आपको एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस की एक अच्छी समझ आ जाएगी। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग के पास कई तरीके हैं। तो मैं कुछ टूल्स के नाम बता रहा हूँ। एक टूल का नाम है AMPP। देखो पहले तो ऑफिशियली बात करते हैं, तो माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करने के लिए जो ऑफिशियल वर्जन है वो है माई एसक्यूएल, और यहाँ से आपको दिख रहा है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर, और ये आपका आएगा, और यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारे लिंक अभी मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को, पर मैं आपको जो वर्जन बता रहा हूँ वो थोड़ा इजियर है, और फिर हम लोग बाद में ऑफिशियल वर्जन पे आएंगे। तो ये टूल का नाम है एम्प्स। ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो ना इंटरफेस, ये एम्प्स के थ्रू आया है। इस इंटरफेस की खासियत क्या है, यहाँ पे देखो हम मोर पे जाएंगे ना तो ऐसा एक डिजाइनर मिलेगा हमें। इस डिजाइनर में जाके हम पूरा ऐसा ये सब सेट कर सकते हैं। तो इसका ग्राफिकल इंटरफेस ज़्यादा अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और इसलिए हम लोग ये वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। जब आप लोग को इस पे अच्छी कमांड हो जाएगी तब मैं आप लोगों को जो कंपनीज में यूज़ होता है वो वाला वर्जन सिखाऊंगा। ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट में सारी कंपनी ये भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें बहुत अच्छे हैं। प्लस इसमें जैसे क्वेरी बनाने के लिए, जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर टेबल से, मान लो मुझे कस्टमर टेबल से कंपनी का नाम उठाना है और कस्टमर टेबल से सिटी का नाम उठाना है, ये दो चीज़ें उठानी है। तो जैसे ये क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया जो भी है, क्राइटेरिया असेंडिंग डिसेंडिंग व्हाटएवर, और ये करके अपडेट क्वेरी करते हैं। तो ये हमें अपने आप एसक्यूएल क्वेरी दे देगा, और सबमिट करेंगे तो अपने आप डेटा दे देगा। तो एज अ बिगिनर आप लोग को क्वेरी बनाना अगर नहीं आ रहा है तो ये हमें हेल्प भी करेगा क्वेरी लिखने में, ये चीज़ें। तो टूल का नाम है एम्प्स। ये एम्प्स यहाँ से आप जाओगे तो ये इंस्टॉल होएगा।
और यहाँ से हम लोग जो है डाउनलोड्स में चले जाते हैं। तो अगर आप लोग के में किसी के पास मैक ओएस है तो आप ये वाला वर्जन ले लो, अगर विंडोज़ है तो ये वाला वर्जन ले लो। तो मैं ये लिंक आप लोग को सेंड कर देता हूँ। अब अगर आप लोगों में से कोई इंस्टॉल नहीं भी करना चाहता है तो भी चलेगा, एक और अपने पास जुगाड़ भी है। एक वेबसाइट यहाँ पे है, इसका नाम है freedb.tech। ये डेटाबेस सर्विस देती है और यहाँ पे फ्री डेटाबेस देते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग जो है अभी के लिए ये चल रही है, काम कर रही है, तो यहाँ से भी आप एक अकाउंट बना सकते हैं जहाँ पे आप एक डेटाबेस बना लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग ने इस टाइप से ये बना रखा है और ये आप लोग जो है इस तरह से इंस्टॉल कर लेंगे तो एक सर्वर, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस वगैरह सब मिल जाएगा आप लोग को। एंड ये तो हो गया हमारा PHP माई एडमिन। तो एम्प्स के थ्रू जो आप इंस्टॉल करेंगे, और एक और जो टूल हम लोग को चाहिए होगा वो है MySQL वर्कबेंच। ये भी नाम याद लिख लीजिए आप लोग, आज आप लोग अपना सिस्टम प्रिपेयर करेंगे इन चीज़ों के लिए। तो ये जो MySQL वर्कबेंच है, ये एक ऐसा टूल है जो डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करने का हमें ऑप्शन देता है, और डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करने के बाद हम लोग उसमें क्वेरीज लिख के डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये MySQL वर्कबेंच 8.0.42 ये आपका भी चल रहा है, 43 MB का। ये डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। MySQL वर्कबेंच देखिए ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखेगा इंटरफेस इसका। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ से भी हम ये मॉडल वगैरह सब बना सकते हैं, जो हम लोग आगे समझेंगे क्या है ये सब। ये हमारा वेलकम स्क्रीन है और यहाँ से किसी लाइव डेटाबेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ये डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे हम अपने क्वेरीज लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, क्वेरी लिख के हम रन करेंगे तो ये हमारा डेटाबेस, देखिए क्वेरी ये सारी रन होके इस तरीके से डेटा आउटपुट ये देगा हम लोगों को। तो ये है। अगर हमें कस्टमर देखने हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, क्वेरी रन की, सारे कस्टमर का डेटा आने लगेगा, सारे टेबल्स आपके यहाँ नज़र आएंगे। ये सब सेट करना हम लोग कल सीखेंगे, पर आज आप लोग को पहले सिस्टम में अपने ये दो टूल इंस्टॉल कर लेने हैं। एक ये एम्प्स है, जब एम्प्स आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन वो 4-5 चीज़ें इंस्टॉल करेगा, जैसे PHP, MySQL, इस टाइप की। और इंस्टॉल होने के बाद जो उसका इंटरफेस दिखेगा उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये अपाचे और MySQL ये दोनों जब ऑन हो जाएंगे, तो ऑन हो जाने के बाद हम लोगों को अपना ये सर्वर ओपन करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग की कल के डिस्कशन होंगे, आज आप लोग ये इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पे डेटाबेस बनाना बड़ा आसान है। हम लोग एक छोटा सा हिंट लेते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए आप यहाँ से न्यू पे क्लिक कीजिए। अगर हमें कोई डेटाबेस बनाना है तो हम लोग यहाँ पे उसका नाम रख सकते हैं। तो जैसे ये सब कुछ नाम है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, ट्रेडिंग कंपनी है, ई-कॉमर्स है, जो आप लोगों को इस एकदम स्टार्टिंग से हम सिखाएंगे। तो आप लोग प्रिफर कर लीजिएगा या थोड़ी रिसर्च करिए, ठीक है, कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए। अदरवाइज मैं अपने एंड से जो भी मुझे बेटर लगेगा वो आपको मैं सिखा दूंगा। ये स्कूल, हॉस्पिटल या ट्रेडिंग कंपनी है, ई-कॉमर्स कंपनी, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कॉमन एग्जाम्पल्स हैं और आप लोग आसानी से इन्हें रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इन कंपनी, कॉमर्स। ठीक है। तो हम लोग एक ई-कॉमर्स पे बात कर लेंगे कि वो कैसा होगा। वो मोर और लेस ऐसा ही होएगा जैसा ये ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग कंपनी, इसको बस ये है कि ये ऑफलाइन ट्रेडिंग है, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग है। और ई-कॉमर्स में हम किसी शॉपिंग वेबसाइट का, एपरल
शॉपिंग का जो है हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे। हम लोग के पास इस टाइप के कई लाइव वेबसाइट्स भी हैं। तो जैसे एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, प्रोडक्ट का बहुत सारा डेटा होता है, जैसे प्रोडक्ट का टाइटल है, उसका प्राइस है, ये उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये उसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, उसके रिव्यूज़ है, राइट। तो आपको समझ में आएगा कि डेटा में एक्चुअली सेव क्या क्या होगा। ये प्रोडक्ट की इमेज है, अब जब प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर कैसा दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक से बनाना सीखेंगे, ठीक है। सो आज आप लोग इतना करेंगे कि टूल्स वाले इंस्टॉल करिए, फिर हम लोग कल से एक बेसिक डेटा, तो जैसे अगर मुझे मान लो ई कॉमर्स डेटा बनाना है तो क्या करना होगा, हम यहाँ पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, और जैसे इसका नाम हम लोग रख देते हैं, मान लो फ्लावर शॉपिंग, एक ऐसे ही नाम रख दें, फ्लावर शॉपिंग या प्लांट्स शॉपिंग। और क्रिएट किया, ऐसे करके ये एक डेटाबेस बनता है। फिर ये आपसे पूछेगा कि अब इस पर्टिकुलर डेटाबेस में आप लोगों को कौन कौन से टेबल्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं एक एग्जांपल बेसिक सा दे रहा हूँ, जैसे मानो मुझे कस्टमर टेबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कस्टमर। अब कस्टमर टेबल में ये हमसे पूछ रहे हैं कि कितने कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो अब जरा आप बताइए, अगर एक शॉपिंग वेबसाइट पे हमें एक कस्टमर का टेबल बनाना है तो कस्टमर के क्या क्या फील्ड होंगे, कोई आइडिया? गलत सही कम ज्यादा कुछ भी बताइए। और क्या ऑर्डर की है और एरिया। तो इसको ऐसे लेते हैं, एज के लिए अगर हम डेट ऑफ बर्थ पूछ लें तो एज हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप जी ऐसे जी सोचो, अगर आपने एज सीधे पूछी तो आज आप एज पूछ रहे ना, फिर हर साल आपको वो जी डायनेमिकली बदलनी पड़ेगी, तो डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये एक कॉलम हो गया, राइट। फिर जैसे आपने कहा एरिया, तो एरिया को हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सिटी, पोस्टल कोड, राइट। क्योंकि किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में पोस्टल कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी जो शिपिंग कंपनी है उस एरिया में आइटम डिलीवर करती है या नहीं, वो पोस्टल कोड के बेसिस पे होता है, राइट। कई बार आपने देखा नहीं है कि चेक, पता नहीं आप लोग ने नोटिस किया है कि नहीं, वो पूछते हैं कि चेक योर एरिया दैट जी। यहाँ पे डिलीवरी करते हैं कि नहीं। कुछ बेसिक चीजें आपने मिस की, जैसे कस्टमर का नाम भी होगा, राइट, कस्टमर और नेम, नंबर कांटेक्ट। कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसको हम फ़ोन लिख लेते हैं, ईमेल होती है, ठीक है। और तो हो गया डेट ऑफ बर्थ, सिटी, पोस्टल कोड, एरिया का नाम, कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, ये सब उनकी डेमोग्राफिक डिटेल्स हो गई। ऐसा हो सकता है जेंडर, राइट। जेंडर क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एपरल बेस्ड वेबसाइट्स होंगे या ऐसा होता है, तो वो जेंडर बेसिस पे रिकमेंड करते हैं ना प्रोडक्ट्स को। आपने देखा होगा कि जो है, अगर आप उन वेबसाइट्स को एज अ फीमेल कोई विजिट करता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स रिकमेंड होते हैं आपके वहाँ पे, नीचे एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स का लिस्ट दिखाया जाता है, तो वो अलग अलग होता है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे एक रिलेटेड प्रोडक्ट का लिस्ट होता है या रिकमेंडेड प्रोडक्ट का लिस्ट होता है। तो ये जो लिस्ट होएगी, इस लिस्ट में अगर कोई मेल लॉग्ड इन है तो उसे अलग दिखेगा, फीमेल लॉग्ड इन है उसे अलग दिखेगा। ये तो प्लांट का है, लेकिन हम एक बेसिक वेबसाइट बात करें, कई बार ऐसा होता है एज, अगर कोई 50+ वाला पर्सन लॉग्ड इन है उसे अलग दिखेगा, 20 वाला पर्सन लॉग्ड इन है उसे अलग दिखेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब मशीन लर्निंग से होता है, बट ये एक इनका बेसिक है। तो कस्टमर का नाम है, फ़ोन है, ईमेल है, तो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से आप जोड़ लेंगे कितने कॉलम है, ये हो गए 4, ये हो गए 4 8, और ये हो गए 10। एक कॉलम हम लोग हमेशा लिखेंगे कस्टमर आईडी, ठीक है।
जब भी कभी हम एसक्यूएल में डेटा बनाएंगे तो वहां पे एक कॉलम होगा, वो होगा कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी के लिए हम लोग ऐसा लिखेंगे, ये एक ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक है, मतलब ये कस्टमर नहीं चूज करेगा, ये हमारा सिस्टम होगा। तो ऑटोमेटिक की जगह इसको हम सिस्टम जनरेटेड कह सकते हैं, कि सिस्टम इसे जनरेट करेगा। ये सिलेक्शन ऑफ कॉलम समझ में आ रहा है आप लोग के? जी। तो टेबल का नाम क्या है? कस्टमर। और ये तो यूजुअली सीक्वल में जब हम लोग टेबल का नाम बनाते हैं तो कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, टीबीएल कस्टमर्स, ओके, प्रीफिक्स या सफिक्स में लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं प्रीफिक्स में टीबीएल कस्टमर्स। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 9 कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे और ऐसे क्रिएट कर देंगे। जैसे ही हमने 9 कॉलम लिख के क्रिएट किया, नाउ ये कह रहे हैं अब यहाँ पे उन कॉलम्स के नाम लिखो, राइट? तो एक एक करके नाम लिखो। तो पहला है कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे सेव किया। दूसरा है कस्टमर नेम, तीसरा मान लो है उसका सिटी, चौथा मान लो उसका एरिया, फिर है मान लो उसका स्टेट, मैंने गलत ऑर्डर में लिख दिया बट एनीवे, कंट्री, पोस्टल कोड, ईमेल, फोन। अच्छा, कस्टमर लॉगिन कैसे करेगा? तो एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, पासवर्ड भी तो होगा उसका, राइट? उसका डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से हम ऐसा एक डिजाइनर बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ। ये होंगे वो फील्ड के नाम, और ये होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? जैसे कल भी हम लोग ने पढ़ा था डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग और बूलियन वैल्यूज, कैरेक्टर। है ना? तो इसमें अब जैसे जो स्ट्रिंग होते हैं ना, वही होते हैं कैरेक्टर्स या वेर कैर। इंटीजर और डेसिमल भी होता है, ठीक है? तो ये सारे डेटा टाइप होते हैं। बूलियन में क्या होता है, केवल ट्रू फॉल्स होता है। एक डेटा टाइप होता है डेट, एक डेटा टाइप होता है डेट टाइम। तो कहीं आप लोग इसकी फोटो खींच लीजिए, या अभी मैं भेज दूंगा आप लोगों को, या ये मैं आप लोग को यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, यहाँ से चैट बंद हो उससे पहले कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है। अब ये तो कस्टमर आईडी क्या हो सकता है? तो वेर कैर भी हो सकता है, मतलब स्ट्रिंग भी हो सकता है, बट यूजुअली हम लोग इसको इंटीजर रखते हैं, ओके? कस्टमर का नाम क्या इंटीजर हो सकता है? कभी नहीं। तो ये वेर कैर होता है। वेर कैर क्यों? वही बात, किसी के नाम में बहुत ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, किसी के नाम में बहुत कम हो सकता है। तो ये वेरिएबल कैरेक्टर है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्सिमम। तो जैसे हमने लिख दिया 50, ठीक है? फिर यहाँ पे सिटी होता है, सिटी भी वेर कैर होगा, वो भी एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी। शहर के नाम भी, कुछ कुछ शहरों के नाम काफी बड़े हैं तो हम एक मैक्सिमम 50 ले लेते हैं। सेम वही एरिया के साथ। तो आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम डेटा एंट्रीज होंगी उनमें हम लोगों का वेर कैर ही लगने वाला है। कंट्री में भी हम वेर कैर ले लेते हैं। अब ये पोस्टल कोड, इंडिया में तो मैक्सिमम पोस्टल कोड सारे इंटीजर में ही रहते हैं, तो हम इसको इंटीजर भी ले सकते हैं। और हमें पता है कि 6 वहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग 6 ले लेते हैं। या इसको हम एक फिक्स्ड कैर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 6 होने वाले हैं। और चाहे कहीं का भी पोस्टल कोड हो, उसमें 6 ही कैरेक्टर्स होंगे, तो ये भी हम ले सकते हैं। ईमेल में वैरकैर ले लिया 50। फोन, बहुत से लोग गलती करते फोन को इंटीजर मान लेते हैं, पर फोन एक इंटीजर नहीं है, वो है एक बड़ी सी नंबर सीरीज है वो।
तो उसको हम लोग कैर ले सकते हैं या वेर कैर, और 12-13 ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे भी लिखते हैं कई बार +91, हम ऐसे लिख लेते 15। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड एक एनक्रिप्टेड होता है, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा पासवर्ड को। तो पासवर्ड में अभी हम लोग वेर कैर लेंगे और यहाँ पे 100 ले लेते हैं, क्योंकि इसको इंक्रिप्टेड वे में डालेंगे। तो फॉरगेट अबाउट पासवर्ड। डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो डेट होता है, और डेट में यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, डेट का डेटा टाइप, तो ये भी डेटा टाइप है। कस्टमर आईडी, जैसे मान लो हमें पता है 1000 कस्टमर आ सकते हैं मेरे पास, 1 लाख आ सकते हैं, तो 1 लाख में कितने कैरेक्टर होते हैं? जैसे अगर हम बात करें 1 लाख, 1,50,000, ऐसे करके आप लिख लो कि कितने कैरेक्टर होने वाले हैं उसमें, तो उस टाइप से आप यहाँ लेंथ लिख दोगे। और वैसे इसमें लेंथ लिखना ज़रूरी नहीं है, इस तरीके से आपने लिखा। अभी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, पर इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, और आप देखेंगे कि हमारा जो प्लांट शॉपिंग है उसके अंदर ये कस्टमर नाम का एक डेटा बन गया है, कस्टमर नाम का एक टेबल बन गया है, और अब इस टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लो ये पहला कस्टमर है, इन कस्टमर का नाम है जॉन डो, इनका सिटी है गोरखपुर, या चलो अभी हम इनका सिटी है लखनऊ, इनका एरिया है गोलागंज, स्टेट है यूपी, कंट्री है इंडिया, पोस्टल कोड है 226018, ईमेल है मान लो इनका john@test.com। तो हम ये डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, इनका फ़ोन नंबर है 1234, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब इनका पासवर्ड है कुछ ऐसा, और इनकी डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वहाँ आप देख रहे हैं अपने आप कैलेंडर आ गया, तो मान लीजिए इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1987, तो हम वो ले लेंगे, और जैसे ही गो करेंगे तो एक इंसर्ट हो गया। ये सब जो कमांड्स बीच बीच में आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सब हम बनाना सीखेंगे। इट विल बी लाइक हम लोग को हफ्ता 10 दिन लगेगा, और हम लोग आराम से ये सब करना सीख जाएंगे। अब देखिए एक कस्टमर यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर एक कंपनी अपना सारा रिकॉर्ड्स मैनेज करना चाहती है, तो बस एक डेटाबेस बना लो और यहाँ से इंसर्ट करते जाओ, दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि कस्टमर टेबल है, तो उसी तरीके से यहाँ पे कस्टमर के अलावा और भी कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे पूरा का पूरा डेटाबेस प्लान करेंगे हम। जैसे हमने यहाँ कस्टमर लिया, अब नेक्स्ट हो जाएगा ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, ये सारे एंटिटीज होंगे ना, प्रोडक्ट्स होगा, ऑर्डर्स होगा, एम्प्लॉयज होगा, ठीक है, यूजर्स होगा, ये सारा डेटा यहाँ पे होएगा। सो और मैं आप लोग को एक्चुअल कुछ ई कॉमर्स साइट्स का डेटा दिखाऊंगा अभी, तो आपको को आइडिया भी होगा कैसे वो स्टोर होता है, और हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। रिक्वायरमेंट्स, आज आप लोग ये 2-3 टूल इंस्टॉल कीजिए। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो कल हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे टूल इंस्टॉलेशन में, और फिर आगे हम लोग इसी को प्रोसीड करेंगे, और आप लोग भी ऐसा एक पूरा एंड टू एंड डेटाबेस बनाएंगे। इसमें हम लोग डमी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, फिर हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे।